और दोस्तों, आज की कहानी है कर्ण की शादी को लेकर क्यों उत्साहित थी कविता। भैया का ड्राइवर कार से स्टेशन तक छोड़ गया था। अटैची, बैग और थैला कुली को देकर कविता छोटू और बबली के हाथ थाम प्लेटफार्म की तरफ बढ़ गई। बेंच पर बैठने के बाद कविता सोच में डूब गई कि लो, भतीजे कर्ण की शादी भी निपट गई। इतने महीनों से तैयारी चल रही थी, कितना उत्साह था इस शादी में आने का। पूरे 7 वर्ष बाद घर में शादी का समारोह होने जा रहा है। भैया ने तो काफी समय पहले ही सबको बुलावे के पत्र डाल दिए थे। फिर आए दिन फोन पर शादी की तैयारियों की चर्चा होती रहती कि दुल्हन का लहंगा जयपुर में बन रहा है, ज्वेलरी भी खास ऑर्डर पर बनवाई जा रही है, मेहमानों के ठहरने की भी खास व्यवस्था की जा रही है। इसमें संदेह नहीं कि काफी खर्चा किया होगा भैया भाभी ने। उनके इकलौते बेटे की शादी जो थी, पर पता नहीं क्यों इतने अच्छे इंतजाम के बावजूद कविता वह उत्साह का या उमंग अपने भीतर नहीं पा सकी जिसकी उसे अपेक्षा थी। एक तो चलने के ऐन वक्त पर ही पति अनिमेष को जरूरी काम से रुकना पड़ गया था। वह तो डर ही रही थी कि पता नहीं भैया भाभी क्या सोचेंगे कि इतने आग्रह से इतने दिन पहले से बुला रहे थे और दामाद जी को ऐन वक्त पर कोई काम आ गया। पूरे रास्ते वह इसी भावना से आशंकित रही थी, मगर कानपुर पहुंचने पर जैसा ठंडा स्वागत हुआ, उससे उसकी यह धारणा बदल गई। यहाँ भी तो स्टेशन पर यही ड्राइवर खड़ा था, उसके नाम की तख्ती लिखे हुए। ठीक है, भैया व्यस्त होंगे, पर कोई और भी तो आ सकता था लेने। घर पहुंचने पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वह अकेली ही बच्चों के साथ आई है। चलो, कविता आ गई, बच्चे ठीक हैं। ऐसा करो, श्यामलाल को साथ लेकर अपने कमरे में सामान रखवा लो, वहीं तुम्हारा चाय नाश्ता भी पहुंच जाएगा। फिर नहा धोकर तैयार होकर नीचे ड्राइंग हॉल में लंच के लिए आओगी तो सबसे मिल लेना। भाभी बोली। थकान तो थी ही सफ़र की, पर अब कविता का मन भी तुझ चला था। दोनों बड़ी बहनें पहले ही आ चुकी थी। वे भी अपने अपने कमरे में थी। एक बड़े होटल में भैया ने सबके ठहरने का इंतजाम किया था। थर्मस में चाय और साथ में नाश्ते की प्लेट रखकर नौकर चला गया। चाय पीकर कुछ देर लेटने का मन हो रहा था, पर बच्चों का उत्साह देखकर उन्हें नहलाकर तैयार कर दिया। स्वयं भी तैयार हुई, तभी कमरे में इंटरकॉम की घंटी बजने लगी। शायद खाने के लिए सब लोग नीचे पहुंचने लगे थे। बड़ी दीदी और मंजली दीदी से वहीं मिलना हुआ। अरे कविता, इधर आ, बहुत दिनों बाद मिली है। मंजली दीदी ने दूर से ही आवाज़ दी। बड़ी दीदी के घुटनों में तकलीफ थी, इसलिए सब उन्हें घेरे बैठे थे। भैया भी 2 मिनट को उधर आए। कुछ देर की औपचारिकता के बाद उन्हें ध्यान आया, अरे अनिमेष कहाँ है। आ नहीं पाए भैया, क्या करें, ऐन वक्त पर ही वह कुछ और कहने की भूमिका बना ही रही थी कि भैया ने बीच में ही टोक दिया। कोई बात नहीं, तुम आ गई, बच्चे आ गए, चलो अब बहनों के साथ गपशप करते हैं। कहते हुए भैया आगे बढ़ गए। बड़ी दीदी के पास अपने घर परिवार की उलझनें थी, तो मजली दीदी यहाँ अपनी बेटी के लिए रिश्ता खोज रही थी। दीदी, हम लोग एक ही हॉल में रहते तो अच्छा रहता, देर रात तक गपशप करते। अब अपने अपने कमरे में बंद हैं तो किसी की शक्ल तक नहीं दिखती कि कौन कौन मेहमान आए हैं, कहाँ ठहरे हैं, कैसे हैं। बस खाने के समय मिल लो, कविता के मुंह से निकल ही गया। बड़ी दीदी तो अपनी ही उधेड़-बुन में थी। बोली, मुझे तो अभी बाजार निकलना होगा। दर्द तो है घुटनों में, पर किसी का साथ मिल जाता तो हो आती। बहू ने साड़ियाँ मंगवाई थी, आज ही समय है। भाभी से ही कहती हूँ कि गाड़ी का इंतजाम कर दे। उधर मंजली दीदी को अपनी नंद के घर जाकर रिश्ते की बात करनी थी, अतः खाना खाकर कविता चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उधर बच्चे भी उकताने लगे थे, मम्मा हम किसके साथ खेलें, हमारी उम्र का तो कोई है ही नहीं। नीचे बगीचे में घूम आओ या फिर टीवी देख लेना। बच्चों को बेचकर कविता लेट तो गई, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। 12 वर्ष पहले उसका स्वयं का विवाह हुआ था, फिर 7 साल पहले चचेरी बहन पिंकी का। अभी तक सारे विवाह अपने पुश्तैनी घर में ही होते रहे थे। घर छोटा था तो क्या हुआ, सारे मेहमान उसमें आ जाते। आंगन में ही रात को सबकी खाटें बिछ जाती थी। दिन भर गहमा गहमी रहती, शादी का माहौल दिखता। ढोलक की शाप पर
नाच गाना होता। पिंकी के विवाह में जब आशा बुआ नाच रही थी तो बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। हाय दैया, ततैयों ने खा लो रे, कहते हुए साड़ी घुटनों तक उठा लेती। सब लोग हाँ हाँ करके हंसते। तभी बड़ी ताई जी सबको डांटती कि बेटी का ब्याह है, कोई नौटंकी नहीं हो रही, समझी। पर फिर भी सब हंसते रहते और वही माहौल बना रहता। आज माँ बाबूजी है नहीं, ताई जी भी इतनी बड़ी बूढ़ी हैं कि कहीं आ जा नहीं सकती, बस छोटी बुआ आई हैं, दीदी बता रही थी। पर वे भी शायद अकेले किसी कमरे में होंगी। हाँ, दीदी तो रही थी कि किसी से कि एक थाली कमरे में भिजवा दो। उस समय तो हलवाइयों की रौनक, मिठाई, नमकीन सबकी खुशबू हुआ करती थी शादी ब्याह के माहौल में। पर यहाँ तो बस चुपचाप अपने कमरे में बंद है, लग ही नहीं रहा कि अपने घर की शादी में आए हैं। शाम को बारात को रवाना होना था। बारात क्या, होटल में ठहरे मेहमानों को ही चलना था। पास ही के एक दूसरे होटल में लड़की वाले ठहरे थे, वहीं शादी होनी थी। पर जब तक कविता तैयार होकर बच्चों को लेकर नीचे आई तो पता चला कि भैया भाभी और करण तो पहले ही जा चुके हैं। कुछ लोग अब जा रहे हैं। दोनों दीदियां भी नीचे खड़ी थी। अरे दीदी, करण का तिलक भी तो होना था। कविता को याद आया। अब रहने दे, सब लोग वहां पहुंच चुके हैं, नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है, कहते हुए मझली दीदी आगे बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे परिचित की शादी हो। खाने की अलग अलग मेजें लगी थी, जैसा कि होटलों में होता है। सब लोग मेजों पर पहुंचने लगे। शेरों के समय तो अपनी कोई जरूरत है ही नहीं, बड़ी दीदी कह रही थी। और क्या, मेरी तो वैसे भी रात को देर तक जागने की आदत है। नहीं, सुबह फिर जल्दी उठना है, 7 बजे की ट्रेन है तो 6 बजे तक तो निकलना ही होगा, मझली दीदी बोली। तभी भाभी की छोटी बहन ममता हाथ में ढेर से पैकेट लिए आती दिखी। दीदी, आप लोग तो कल ही जा रहे हो ना, तो अपने अपने गिफ्ट संभालो, कहते हुए उसने सभी को पैकेट और मिठाई के डब्बे थमा दिए। पर मेरी तो ट्रेन सुबह 10 बजे की है, अभी इतनी जल्दी क्या, कविता के मुंह से निकला। वह तो ठीक है, पर दीदी, जीजा जी को कहाँ सुबह समय मिल पाएगा, रात भर के थके होंगे। हाँ, आप अपने नाश्ते के समय लंच का डब्बा जरूर सुबह ले लेना। अंजलि दीदी ने तो तब तक एक पैकेट के कोने से अंदर झाँक भी लिया। साड़ी तो बढ़िया दी है भाभी ने, वे फुसफुसाई। पर कविता चुप थी। अंदर कमरे में आकर भी उसे देर तक नींद नहीं आई थी। रिश्ते क्या इतनी जल्दी बदल जाते हैं? क्या अब लेना देना ही शेष रह गया है? प्रश्न ही प्रश्न थे उसके मन में जो अनुत्तरित थे। सुबह चाय नाश्ते के बाद वह तैयार होकर नीचे उतरी तो भैया भाभी नीचे ही खड़े थे। कविता, तुम्हारा गिफ्ट पैक मिल गया है ना? और हाँ, ड्राइवर नीचे ही है, तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा। श्याम, गाड़ी में सामान रखवा दो, भैया ने नौकर को आवाज दी। इस तरह कविता की विदाई भी हो गई। दोनों दीदियां सुबह ही जा चुकी थी। ड्राइवर को किसी और को भी छोड़ना था, इसलिए कविता को 2 घंटे पहले ही स्टेशन उतार गया। बेंच पर बैठे बैठे कविता अनमनी सी हो गई थी। अभी तो घोषणा हो रही थी कि ट्रेन और 2 घंटे लेट है। लो, उसके मुंह से निकल ही गया, मम्मा हमें तो भूख लगी है। छोटू की आवाज़ गूंजी तो उसने एक पैकेट खोल लिया। और कुछ खाना हो तो सामने से ले आऊं, अभी ट्रेन के आने में देर है। मम्मा, जूस पीना है मुझे भी, ठीक है अभी लाती हूँ। बच्चे साथ थे तो मन कुछ बहल गया। अकेली होती तो, सोचते हुए कविता आगे बढ़ गई। ट्रेन में बैठकर बच्चे तो सो गए, पर कविता चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही थी। पीछे छूटते वृक्ष, इमारतें, शायद ऐसे ही बहुत कुछ छूटता जाता है, सोचते हुए उसने भी आंखें मूंद ली। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।